अस्सलामुअलैकुम। आज के स्टॉक एनालिसिस अपडेट प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट हर वक्त एक लाइमलाइट का सिनेरियो दिखा रही होती है। यानी इसके अंदर काफ़ी हद तक के हम देखें तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत तेज़ी से होती हुई दिखाई देती हैं और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ों के अंदर हमें मुस्बित और मनफी रुझान भी आता हुआ दिखाई देता है। इसी के हवाले से हमने जो है अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कोशिश की है कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर आपके ऊपर एनालिसिस के ऊपर शेयर करें और उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको नॉलेजेबल करने की कोशिश करें। तो आज जो हम अपनी कंपनी को इस वक्त इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिसके तहत हम अपने इन्वेस्टर्स को ये जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिन्होंने ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारी कंपनी है उसका नाम है जुबली इंश्योरेंस। जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान में 29 जून 1995 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर वजूद में आई। इसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में शामिल हैं। कंपनी ने 20 जून 1996 को अपना बाकायदा काम शुरू किया। कंपनी का बुनियादी कारोबार लाइफ इंश्योरेंस है। ये आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट SA स्विट्जरलैंड की एक झेली कंपनी है। इसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इस्लामाबाद में और प्रिंसिपल ऑफिस कराची में है। जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के हवाले से दर्ज झेल खिदमात फराहम करती है। इंडिविजुअल लाइफ यूनिट लिंक्ड, ग्रुप इंश्योरेंस, कॉरपोरेट लाइफ इंश्योरेंस, कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस यानी बीमा बजरिया बैंक, बिजनेस इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, हादसात और सेहत, ओवरसीज ग्रुप लाइफ एंड हेल्थ बिजनेस और तकाफुल ऑपरेशंस। इदारा चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स, घर की खरीदारी, कार फाइनेंस, बेटियों की शादी, रिटायरमेंट प्लान, खवातीन और देही फलाह के प्रोजेक्ट्स और दीगर बचत स्कीमों के लिए भी सर्विस फराहम करती है। ये इदारा इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान IAP के साथ रजिस्टर्ड है। कंपनी के 30 से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर्स हैं जो मुल्की और गैर मुल्की मामलात में इसके साथ काम करते हैं। जुबली लाइफ इंश्योरेंस की एसोसिएटेड कंपनीज दुनिया के दीगर ममालिक में भी हैं, जिनमें कीनिया, तंजानिया, युगांडा, ब्रुंडी, मॉरिशस और किर्गिज़स्तान शामिल हैं। जुबली लाइफ इंश्योरेंस को मारूफ आलमी क्रेडिट रेटिंग कंपनी JCRVIS लिमिटेड की जानिब से AA+ की इंश्योरेंस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की दर्जाबंदी तफवीज़ की गई है। इंश्योरेंस कंपनियों के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुताबिक जुबली लाइफ ने मुख्तलिफ कलीदी शोबों के लिए बोर्ड की सतह की कमेटियां कायम कर रखी हैं। बैरूनी ऑडिटर्स के अलावा कंपनी का अपना भी मुकम्मल फ़आल इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी है, जो कि एक काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट की सरबराही में काम कर रहा है। मिस्टर कमाल ए चनाए जुबली लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाटन स्कूल पेंसिल्वानिया अमेरिका से ग्रेजुएशन किया। इससे कबल आगा खान फाउंडेशन के चेयरमैन के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। मिस्टर कमाल ए चनाए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव कंपनी के रुकन हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर आर्मी बर्नहॉल इंस्टीट्यूट में भी खिदमात अंजाम दी। उनकी खिदमात मजीद कई कौमी और आलमी इदारों में रही हैं। जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के फलाही और समाजी कामों की एक तवील फहरिस्त है। मई 2021 में जुबली लाइफ इंश्योरेंस ने कोलैबोरेटिव लाइब्रेरीज प्रोजेक्ट CLP के लिए तरक्याती शोबे में फ़आल गैर मुनाफा बख्श इदारा चार्टर फॉर कंपनसेशन पाकिस्तान से इश्तराक किया। इस प्रोजेक्ट के तहत कराची के मुतादिद पसमानदा इलाकों के स्कूलों में 25 लाइब्रेरियाँ कायम की गईं। जुबली इंश्योरेंस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो प्राइम बिजनेस है उसके अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर जून 1995 के अंदर रजिस्टर हुई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, और उसके साथ साथ ये इंश्योरेंस की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में अंजाम दे रही है। अगर इसके साथ साथ बात करें तो इंश्योरर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के तहत इसको AA+ की रेटिंग मिली है, जो कि एक इसकी फाइनेंशियल आउटलुक की स्टेबिलिटी का जामिन बनी हुई है। यानी अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी जो अगर स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी को देखना होता है तो हमें ये JCR VIS की रेटिंग्स को बड़ा ही खातिर ख्वाह लाना होता है कि इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर काम कर रहा है या बैंकिंग सेक्टर्स काम कर रहे हैं या क्रेडिट सेक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए ये रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम सबसे टॉप पे जाते हैं तो AAA की रेटिंग होती है और उसके बाद AA+ की जो रेटिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है किसी भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है उसकी स्टेबल आउटलुक को पोर्ट्रे करने के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि ये एक बहुत अच्छे ग्रुप के साथ मुंसलिक है। अगर हम बात करें तो ये कंपनी सब्सिडरी है आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट SA स्विट्जरलैंड की। तो जिस तरीके से हमने देखा कि ये एक कंपनी एक बड़े लेवल के ऊपर काम कर रही है और जून 1995 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है और अपनी जो एक लिस्टेड कंपनी के तहत जो है वो अपने तमाम तर कारोबारी सरगर्मियों को अंजाम दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स है इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कंपनी के शेयर से मुंसलिक है। लगभग 26 साल हो गए हैं इसकी शेयर्स को ट्रेड होते हुए मार्केट्स के अंदर। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा मवाजना करते हैं कि ये कंपनी के अंदर जो एक बेसिक कोर प्रोडक्ट्स हैं वो जो इसके देखा जाए तो हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बात करते हैं, चाहे मैरिज प्लान्स के ऊपर, एजुकेशन प्लान्स के ऊपर, तो एक बड़ा वास्ट इसका एक डोमेन है जिसके अंदर काम कर रही है ये कंपनी। यानी हम देखें तो इस वक्त लाइफ इंश्योरेंस से लेके हेल्थ हो गया, मेडिकल हो गया, चाहे वो हम एजुकेशन के ऊपर, मैरिज के ऊपर बात करें, तमाम इंश्योरेंस सेक्टर को ये कंपनी एज ए इंश्योरर कवर करती है और अपने जो इस वक्त पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनको भरपूर तरीके से फैसिलिटेट करती है। तो ये तो इस कंपनी के एक बेसिक डायमेंशंस हो गए। अगर हम इसके ऊपर इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर बात करने के लिए, एक लेमैन के हवाले से हम बात करते हैं। वैसे तो फाइनेंशियल्स के अंदर मुतअद्दिद ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, मुतअद्दिद ऐसे फिगर्स होते हैं कि जो कि आपकी कंपनी के एक पिक्चर को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, मगर हमारा काम यहाँ पे जो है वो ये चीज़ समझाना है कि एक लेमैन इन्वेस्टर है या एक जनरल इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर वो किसी कंपनी के शेयर परचेज करता है तो उसको क्या ऐसे इंफॉर्मेशन है जो उसके लिए बड़ी फ्रूटफुल होती है। क्योंकि आए दिन हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर चीज़ों के ऊपर बात तो बहुत की जा रही होती है, चाहे वो फंडामेंटल्स पे बात की जा रही हो, चाहे वो टेक्निकल्स के ऊपर बात की जा रही हो, मगर अल्टीमेटली अगर आप मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स की बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो तकरीबन 60 to 70% लोग जो है वो इस बात का रोने ही रो रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर उनका पैसा डूब गया। अब ये जो एक टर्मिनोलॉजी है इसका ताल्लुक इन्वेस्टर्स से बिल्कुल भी नहीं है, ये वो लोग हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। असल में यहाँ पे हमें सेग्रीगेट करना होगा दो चीज़ों को कि एक होते हैं ट्रेडर्स और एक होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो होता है वो इन तमाम तर चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है बेसिक लेवल के ऊपर कि फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है और मार्केट के सेंटीमेंट इस वक्त किस तरफ उस कंपनी के शेयर्स को लेके जा सकते हैं। वहीं पर दूसरी जानिब जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक शॉर्ट लिफ्ट इसके अंदर आते हैं और चीज़ों के अंदर एक्टिविटी करते हैं, गर्चे इसके अंदर जो अगर उनके बहुत ही ज़्यादा एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर वो ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं तो फिर वहां पे उनके पास एक टाइम पीरियड बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो मेजॉरिटी लॉस बियर करते हैं। तो हमें जब भी स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करनी होगी तो सबसे पहले देखना ये होता है कि कौन इन्वेस्टर है और कौन जो है वो सोलली ट्रेडर है। तो ये जो चीज़ें हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो वो इन तमाम तर चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और अपने सरमाए को प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर लगाए ताकि ये जो रेशियो है 60 to 70% का जो कि इस वक्त डिप्राइव्ड होता है अपने कैश से, वो अपने आप को जो है वो कोशिश करे कि वो अपने कैश को सिक्योर ही ना करे बल्कि इसके अंदर प्रॉफिट भी रियलाइज करे। तो ये तो हमने एक जनरल एक फिनोमिना बताया, इसके हवाले से जो हमारे बता रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे रेशियोज होते हैं या अकाउंटिंग के नंबर्स होते हैं वो शायद हर बंदा समझ नहीं सकता और शायद इतनी आसानी से उन चीज़ों के अंदर वो इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता। उनको एक कुछ बेसिक इंडिकेटर्स चाहिए होता है जिसकी बेसिस के ऊपर कंपनी की एक तो स्टेबिलिटी पता चले, स्टेबिलिटी के साथ साथ ये पता चले कि कंपनी का पे आउट्स रेशियोज क्या है और फ्यूचर के अंदर कंपनी का आउटलुक क्या है। ये 2-3 बेसिक पैरामीटर के ऊपर अगर हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर उन शेयर्स के ऊपर जो है हमारे लिए एक एरिना ओपन होता है कि यहाँ पे डिसीजन लेना कितना आसान और कितना मुश्किल है। वरना बात करने को तो हम 50 इंडिकेटर्स के ऊपर बात कर लें मगर अल्टीमेटली अगर उससे कोई रिजल्ट अखज़ ना हो तो ये तमाम तर बेसूद होंगे। जून 2021 के मुताबिक इसके शेयर्स की तादाद 8,72,63,748 हैं, जिनमें से डायरेक्टर्स और उनसे मुताल्लिका अफराद के पास 2 लाख के करीब शेयर्स हैं जो कि महज 0.23% बनते हैं।
जबकि एसोसिएट्स कंपनीज और उनसे मुताल्लिका पार्टीज के पास 83.70% हैं। बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास 1.85% हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.47%, मुदारबा कंपनीज के पास 0.26% शेयर्स हैं। जनरल पब्लिक फॉरेंस के पास 0.1%, जबकि फॉरेन कंपनीज के पास 4.23% ही हैं। 1.24% शेयर्स दीगर शेयर होल्डर्स के पास हैं। शेयर्स एंड स्टॉक। शेयर होल्डर्स किसी भी कारोबार में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो इब्तिदाई सरमाया फराहम करते हैं जो कंपनी को कारोबार चलाने और फिर इससे हासिल होने वाले मुनाफा और हस्ब ज़रूरत मजीद सरमायाकारी से कारोबार को फ़रोग़ हासिल होता है। जुबली लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा कीमत वाले शेयर्स में से एक है। इस वक्त अगस्त 2020 में इसके मार्केट में शेयर्स 8 करोड़ 72 लाख से ऊपर हैं। फ्री फ्लोट शेयर्स 20% हैं, जो कि 1 करोड़ 74 लाख 52 हजार बनते हैं। जुबली लाइफ इंश्योरेंस के 5 साला शेयर प्राइस को देखें तो 2017 से लेकर 2021 के 5 साला दौर में सबसे ज़्यादा इसका हाई मिड 2017 में बना, जब इसके प्राइस 820 रुपये से भी ऊपर गए, जबकि सबसे कम प्राइस नज़र आते हैं 2 अदवार में, एक अगस्त 2019 में और दूसरा मार्च 2020 जब कोविड का आगाज़ हुआ दुनिया भर में। लेकिन इसके बाद इसके प्राइस 470 की बेहतरीन सतह पर भी गए और अब अगस्त 2021 में इसके शेयर प्राइस 325 के हाई बना रहे हैं। 31 दिसंबर 2020 को जुबली लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स को हतमी नकद मुनाफा 135% दिया गया, यानी हर 10 रुपए के अमूमी हिस्से पर 13.5 रुपये प्रॉफिट दिया गया। जुबली लाइफ इंश्योरेंस के विजन के मुताबिक मुनाफा कोई कामयाबी नहीं, बल्कि कस्टमर सर्विसेज के आला तरीन मयार ही सबसे पहला हासिल है, जो इदारे के लिए सबसे बेहतरीन हिम्मत अफजाई का जरिया है। तो अगर हम ये बैलेंस शीट का मवाजना करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर जो सबसे पहला इंडिकेटर अगर हम इसको देखते हैं तो शेयर होल्डर इक्विटी के ऊपर बात करते हैं। यानी शेयर होल्डर तो कंपनी की जो असल पोजीशन होती है वो शेयर होल्डर इक्विटी के तहत बताई जा रही होती है। गुज़िश्ता साल के हवाले से बात करते हैं, जो शेयर होल्डर इक्विटी थे वो 11.4 बिलियन रुपीस के करीब थी, जो कि साल 2020 के अंदर 12.8 बिलियन रुपीस के ऊपर आ गई थी। एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने में आया शेयर होल्डर इक्विटी का डेस्पाइट पेंडेमिक सूरत हाल। यानी अगर हम कोविड के हवाले से बात करते हैं तो इस कोविड के अंदर हमारे को बहुत सी कंपनीज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिक्लाइन होती हुई दिख रही थी, मगर शेयर होल्डर इक्विटी के बढ़ने की वजह से, यानी शेयर होल्डर इक्विटी ये होती है कि कंपनी की असल वर्थ क्या है इस वक्त मार्केट के अंदर। तो लास्ट ईयर जो है वो 11.4 बिलियन से तकरीबन ये 11% के करीब इसके अंदर इजाफा हुआ, 13% के करीब इजाफा हुआ और 13% इजाफे के बाद तकरीबन ये 12.8 बिलियन रुपीस के ऊपर ये इक्विटी आ गई। तो ये एक शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर हमारे को काफ़ी हद तक की तब्दीली आती हुई दिखाई दी। फिर हम इसके एसेट्स के हवाले से बात करते हैं कि गुज़िश्ता साल इसके एसेट्स तकरीबन 173 बिलियन रुपीस के थे, जो कि इस रवां साल के इख्तिताम के ऊपर तकरीबन 190 अरब यानी 190 बिलियन रुपीस के ऊपर हो गए थे। तो इसके अंदर भी एसेट्स के अंदर भी हमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डर इक्विटीज़ के अंदर भी हमारे को एक इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर देखें तो साथ साथ कुछ इंपैक्ट इसके नॉन करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर भी है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ लास्ट ईयर 157 बिलियन रुपीस के ऊपर थी, जो कि इस साल जो है इस साल के इख्तिताम पे तकरीबन 170 बिलियन रुपीस के ऊपर है। तो गर्चे इस लायबिलिटी के अंदर इजाफा ज़रूर हुआ है, मगर फिर भी देखें तो एसेट्स के अंदर भी एक मुस्बित चेंजेस आए हैं और साथ साथ शेयर होल्डर इक्विटी का बढ़ना ये बता रहा है कि इस वक्त इसकी पोजीशन जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर ये कंपनी है। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट के जो बेसिक हमने मवाजना किया कि जहाँ पे हमने देखा कि शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ी है और साथ साथ एसेट्स बढ़े हैं, वहीं पे कंपनी ने कहीं कहीं जो है वो अगर देखें बैक एंड के ऊपर जाके देखें तो कंपनी ने शेयर कैपिटल के अंदर भी थोड़ा सा इजाफा किया था। इस शेयर कैपिटल की वजह से शेयर इक्विटी के ऊपर जो इम्पैक्ट आया वो इस बात के ऊपर जो एक सपोर्टिव एविडेंस दे रहा है कि जो शेयर कैपिटल बढ़ाया गया इस कंपनी के तहत, उसके अंदर जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है जिन्होंने अपना सरमाया कंपनी के अंदर लगाया। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है बैलेंस शीट के हवाले से। गर्चे इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी हमें कुछ इंक्रीज होता हुआ दिखाई तो दे रहा है, मगर अब हम साथ साथ इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट का रोल है वो क्या है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं तो ग्रॉस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन जो कि इसका मेन कंट्रीब्यूशन होता है
वो गुज़िश्ता साल तकरीबन 49 बिलियन रुपीस के करीब था। वहीं पर अगर देखें तो इस साल रवां साल इसका कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन तकरीबन 46 बिलियन रुपीस के ऊपर है। तो गर्चे गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगर हम इसका मवाजना करते हैं तो इस कंट्रीब्यूशन में काफ़ी हद तक की कमी देखने में आई है, मगर साथ साथ देखें कि इसमें 3 बिलियन रुपीस की जो कमी देखने में आई है, मगर फिर भी एक ऐसा सेक्टर है इस कंपनी के अंदर, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जिन्होंने काम किया है, फिर साथ ही साथ जो है तकाफुल विंडो के अंदर इन्होंने तकरीबन 21% का गेन भी रिकॉर्ड किया है, जो कि तकरीबन 8 बिलियन रुपए के करीब बनता है। तो गर्चे इस पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर इस कंपनी का गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ग्रॉस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन कम तो है, मगर फिर भी इसके जो इस कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से जो इसके कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर इस कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो किया है और अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 21% ग्रोथ के बाद 8 बिलियन रुपीस का जो कंट्रीब्यूशन इसके अंदर तकाफुल विंडो ऑपरेशन और जो इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर से इन्होंने अर्न किया है। तो ये एक पेंडेमिक इंपैक्ट भी है, मगर दूसरे सेक्टर्स इसके इनसाइड के ऊपर काम हो रहा है, जिसकी वजह से इसके कंट्रीब्यूशन के अंदर डिक्लाइन जरूर है, मगर फिर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट के तहत हम इसको लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि नेट इनकम इस कंपनी की कितनी हुई है, नेट इनकम की बात करें तो गुज़िश्ता साल 68 बिलियन रुपीस की नेट इनकम इसकी थी, जबकि इस रवां साल के अंदर इख्तिताम पे इस पर तकरीबन 57 बिलियन रुपीस की इसकी नेट इनकम है। तो गर्चे गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नेट इनकम के अंदर भी डिक्लाइन आया, ऊपर जो है ग्रॉस प्रीमियम के अंदर भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसके अंदर इंटरेस्ट ले सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर बात करते हैं कि आउटफ्लोज को देखना है अब हमें, कि आउटफ्लोज अगर देखें तो गुज़िश्ता साल जहां पे नेट इनकम 68 बिलियन रुपीस की थी तो आउटफ्लो 65 बिलियन रुपीस का था। वहीं पर गुज़िश्ता रवां साल के इख्तिताम के ऊपर बात करें तो 57 बिलियन का इसका नेट इनकम थी और 53 बिलियन का इसका आउटफ्लो था। गर्चे अगर हमने देखा कि इसका रेवेन्यू या इसकी इनकम के अंदर डिक्लाइन जरूर आया, मगर साथ ही साथ जो है वो इसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं या इसकी जो स्टेबिलिटी थी आउटफ्लो की, उसके अंदर भी बेहतरी आई। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कंपनी की एक जो फाइनेंशियल पोजीशन है, एसेट्स के ऊपर बात करें और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करें, तो उसके अंदर इस कंपनी ने टर्म डिपॉजिट्स और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। और गुज़िश्ता साल के जो हमें आउटफ्लो बहुत तेज़ी से होता हुआ दिखाई दिया, उसकी बुनियादी वजूहत यही थी कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक पैनिक आ रहा था, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्होंने काफ़ी हद तक के सेलिंग भी की हो सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक मेजर इंपैक्ट है, सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रीमियम इंश्योरेंस क्लेम भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से एक आउटफ्लो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। मगर इस वक्त हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी है, फिर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कंपनी अपने प्लान को स्टेबल तरीके से लेके जा रही है, तो आउटफ्लो पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा हमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। वहीं पे देखें तो नेट असल चीज़ यह है कि इस वक्त प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन क्या इस कंपनी का चल रहा है। तो गुज़िश्ता साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन था वो तकरीबन 3.4 बिलियन रुपीस से ऊपर का था, वहीं पर इस साल तकरीबन 4.07 बिलियन रुपीस के करीब रिपोर्ट किया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा ही रिपोर्ट हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी की अर्निंग पर शेयर के ऊपर एक मुस्बत इम्पैक्ट आया है। अगर हम अर्निंग पर शेयर के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता साल इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर 25.49 रुपीस के करीब थी पर शेयर, वहीं पर इस साल तकरीबन 33.05 रुपीस पर शेयर की अर्निंग रिपोर्ट की है। एक हेल्दी रिपोर्ट हुई है। जिस तरीके से हम शुरू से बात करते चले आ रहे हैं कि गर्चे इसके जो है नॉन करंट लायबिलिटी नेगेटिव में थी, फिर इसके जो है ग्रॉस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में था, फिर इसकी इनकम नेगेटिव के अंदर थी, साथ ही साथ हमने देखा कि उन तमाम तर चीज़ों को बैलेंस करते हुए कंपनी ने एक जो, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कैपिटल इंक्रीज हुआ है। इस कैपिटल इंक्रीज होने के बावजूद कंपनी ने जो है वो अपना अर्निंग पर शेयर को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इंक्रीज किया है। इस इंक्रीमेंटल के ऊपर बात करें तो कंपनी के अंदर अभी भी पोटेंशियल ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल है। कंपनी जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से इसको आगे लेके चल रहे हैं और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर काफ़ी हद तक के अभी इस वक्त एरिनास मौजूद हैं कि कंपनी मज़ीद प्रॉस्पर करेगी। वहीं पर दूसरी जानिब बात करते हैं कि इसके कुछ रेशो एनालिसिस की। करंट रेशो बतदरीज उसी तरीके का है जिस तरीके का गुज़िश्ता साल था, यानी 1.06 के ऊपर था। फिर अगर जिस पे मेन रेशो देखा जाता है, जिस कंपनी की स्टेबिलिटी को मजीद इस्तेहकाम की तरफ लेके जाता है, वो डेट टू इक्विटी रेशो होता है। डेट टू इक्विटी रेशो के हवाले से हम बात करते चलते हैं कि इनकी कंपनी के अंदर डेट कितने हैं इक्विटी के मुकाबले में। तो गुज़िश्ता साल तकरीबन 14.20 के डेट थे और इस साल 13.79 के डेट हैं। यानी ये कंपनी
जो है वो तकरीबन अगर इस साल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 13.79 to 14% के करीब इसने लोन लिया हुआ है, और रिमेनिंग जो है वो इसका तकरीबन 84% के करीब जो है वो इसकी इक्विटी फाइनेंस है। तो किसी भी कंपनी की स्टेबिलिटी को देखने के लिए हमें डेट इक्विटी रेशियो देखना होता है कि उस कंपनी की रिलायबिलिटी कितनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेट होता है उतनी ज़्यादा कंपनी को अपनी इंश्योरेंस इंटरेस्ट बेयर करना पड़ जाता है। तो इंटरेस्ट जो बेयर करना पड़ता है उसके अंदर, उसकी वजह से कंपनी की एक जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो डिक्लाइन होती है। मगर यहाँ पे इस कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी बेहतर है और बहुत अच्छी पोजीशन बता रहा है कि कंपनी की इस वक्त जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा इन्हिसार कर रहा है इक्विटी के ऊपर। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 70-80% करीब जब वो इक्विटी के ऊपर इन्हिसार कर रहा है तो कंपनी की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से इस कंपनी को कोई नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है। तो बहरहाल कंपनी के अंदर अगर देखें तो ये स्टेबिलिटी की तरफ हमारे को एक मवाजना कर रहा है। वहीं प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर बात करते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो एक्चुअली होता क्या है, यानी कंपनी के जो इस वक्त रेट है, जो उसकी अर्निंग है, उसके अगेंस्ट उसका प्राइस कितनी हद तक के स्ट्रेच्ड आउट हो सकता है। तो गुज़िश्ता साल ये तकरीबन 16 का प्राइस अर्निंग रेशियो था, जबकि इस साल अभी भी 12x की बात करें, 12x के ऊपर इसका प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है। तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इसके प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर काफ़ी हद तक के अभी भी गुंजाइश बाकी है। अगर हम इंडस्ट्री सेंटिमेंट्स को देखें तो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री भी तकरीबन 15 to 17 के पीई के रेशियो के ऊपर मूव कर रही होती है। तो ये एक जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, इसके अंदर इस कंपनी के अंदर अभी भी अगर देखें चीज़ों के हवाले से तो पोटेंशियल मौजूद है। और डिविडेंड के ऊपर बात करें कि जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ कंसर्न होता है कि अल्टीमेटली मिलेगा क्या एंड में इस कंपनी के अगर शेयर रखे जाएंगे। तो गुज़िश्ता साल भी इसने 165% के करीब डिविडेंड दिया था और इस साल भी 165% के करीब डिविडेंड दिया है। गरचे 2018 में इसने 175% के करीब डिविडेंड दिया था, मगर ये तमाम तर चीज़ों को देखें तो डिविडेंड स्टेबिलिटी इस वक्त इस कंपनी की जो है बता रही है कि कंपनी जो है वो स्टेबल पोजीशन में है। कुछ लोग इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ राय भी रख सकते हैं कि गुज़िश्ता साल तो अर्निंग 25 के करीब अराउंड थी और इस साल तकरीबन 33 के करीब है, तो ये डिविडेंड का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रखने की वजूहत क्या है। वजह ये है कि जैसे हम जान रहे हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर अनसर्टेन सिनेरियो है, तो कंपनी की कोशिश ये है कि कुछ चीज़ों को रिटेन किया जाए ताकि कंटिंजेंट प्लान के तहत अगर अगला साल में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर भी वो अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड से एंटरटेन करे। तो ये वजूहत हो सकती है जब कंपनी अपने डिविडेंड को स्टेबल आउटलुक के ऊपर लेके जा रही होती है। तो गर्चे ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि डिविडेंड जो है वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सेम है जबकि अर्निंग बढ़ गई है, अर्निंग पर शेयर बढ़ गई है, मगर हमें ये देखना चाहिए कि ग्रॉस जो इस वक्त इसकी अर्निंग थी उसके अंदर डिक्लाइन हुआ है, नेट इनकम के अंदर डिक्लाइन हुआ है, उसके बावजूद भी कंपनी ने जो है वो अपने आप को डिविडेंड के पे आउट रेशियो को मेंटेन रखा है। तो ये तो थी कुछ इसकी एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर हमने बात की। अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो हम इसलिए बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम देख के आए हैं तो ग्राफिकली जब हम देखते हैं तो चीज़ें मजीद हमारे जो है वन व्यू के अंदर समझ में आने लगती हैं। कि अगर हम देखें कि 2019 और 20 का अगर मवाजना करते हैं तो हमने जैसे बात की थी कि तकरीबन 49 बिलियन रुपीस के करीब इसका 2019 के अंदर जो इसका ग्रॉस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन था, वहीं पे 46 बिलियन रुपीस के करीब अराउंड जो है वो इसका प्रीमियम कंट्रीब्यूशन रहा 2020 के अंदर। तो ये जो डिक्लाइन आया 6.29% का, तो इसकी वजह से हम बात पहले कर चुके हैं। तो ये एक डिक्लाइन शिफ्ट हो रहा है, नीचे की साइड पर आ रहा है कंटिन्यूसली। 18, 19, 20 के अंदर देखें तो इसके अंदर डिक्लाइन देखने में आ रहा है, मगर कंपनी की जो असल पोजीशन है वो उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो की वजह से मेंटेन हो रही है। अब आगे बात करते हैं कि टोटल आउटफ्लो के ऊपर बात करते हैं। आउटफ्लो के ऊपर भी हमने बात की थी कि 2019 के अंदर जो इनफ्लो हुआ था वो तकरीबन 68 बिलियन रुपीस के करीब हुआ था, वहीं पे जो है उसका आउटफ्लो जो हुआ था वो तकरीबन 65 बिलियन के करीब हुआ था। और साथ ही साथ 2020 की बात करते हैं तो तकरीबन 57 बिलियन का जो है वो इनफ्लो हुआ था और साथ ही साथ 53 बिलियन का आउटफ्लो हुआ था। तो नेट इसके ऊपर बात कर रहे थे कि गुज़िश्ता साल इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन था वो तकरीबन 3 बिलियन के अराउंड था और इसके साथ जो है इस रवां साल तकरीबन 4 बिलियन के अराउंड है। तो जिसकी वजह से हमने स्टेबिलिटी कंपनी के अंदर देखी है। अब अर्निंग पर शेयर के हवाले से बात करते हैं कि अर्निंग पर शेयर जो है वो तकरीबन 2018 का मवाजना कर लेते हैं ताकि कुछ मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए कि 2018 में कंपनी ने 27.85 रुपीज़ पर शेयर की अर्निंग शो की थी, वहीं पर 2019 के अंदर 25.49 की अर्निंग शो की थी, जबकि 2020 के अंदर जो कि पेंडेमिक का मारा हुआ साल था या पेंडेमिक सूरत हाल के दौरान इस कंपनी ने अपनी पोजीशन को 33.05 पर शेयर के ऊपर इसका रेट रखा आया है।
तो ये तमाम तर चीज़ें हैं इस कंपनी की जो मुस्बित रुझान दिखा रही हैं। वहीं पर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें तो उसका जो मेन जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंश्योरेंस बेनिफिट चार्जेस के अंदर जा रही है, और दूसरा जो है वो कमीशन एक्सपेंस के अंदर इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल ऑल इन ऑल ये कंपनी ने काफ़ी हद तक के ये दिखा रही है कि इसकी जो मैनेजेरियल कैपेसिटी है, लीडिंग कैपेसिटी है इस कंपनी के अंदर, वो काफ़ी हद तक के एक ऐसी है कि जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट भी कर रही है, इन्वेस्टर के लिए काम भी कर रही है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्वेस्टर का जो एक कॉन्फिडेंस है वो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम तर इसके अंदर सूरत हाल के ऊपर अब हमने बात की। ये तो एक एनालिसिस था जो कि ईयर ऑन पूरे साल का हमने एनालिसिस किया था। अब जैसे कि हमने देखा कि साल 2021 के अंदर बात करेंगे, पहला क्वार्टर ये कंपनी अचीव कर चुकी है, तो इसको अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात करते हैं, गुज़िश्ता साल के पहले क्वार्टर के साथ इसका मुवाजना करते हैं, तो बिल्कुल सेम इस पर बात करते हैं। ग्रॉस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन जो कि गुज़िश्ता साल पहले क्वार्टर के अंदर 11 बिलियन के करीब था, वहीं पर इस रवा साल जो पहला क्वार्टर है वो तकरीबन 13 बिलियन के करीब इसका फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट किया गया है। साथ ही साथ नेट इनकम की बात करते हैं तो नेट इनकम गुज़िश्ता साल 5 बिलियन से लॉस में थी, बल्कि हम ये कहें कि गुज़िश्ता साल 5 बिलियन से इसके कंपनी को लॉस था नेट इनकम के कॉलम में। वहीं पे इस साल जो है वो तकरीबन 14 बिलियन का इसको प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र अगर आउटफ्लो की बात करते हैं तो गुज़िश्ता साल तकरीबन 4.9 बिलियन का आउटफ्लो हुआ था, जबकि इस साल 14.13 बिलियन का आउटफ्लो रिपोर्ट किया गया है। ऑल इन ऑल अगर प्रॉफिट बिफोर लॉस देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर बात करते हैं तो गुज़िश्ता साल के हवाले से बात करते हैं तो 271 मिलियन का लॉस हुआ था, जबकि 585 मिलियन का प्रॉफिट इस साल फर्स्ट क्वार्टर के अंदर रिपोर्ट किया गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात करते हैं, गुज़िश्ता साल फर्स्ट क्वार्टर को रवा साल के फर्स्ट क्वार्टर से हमने मवाजना किया, जिसके अंदर कंपनी की पोजीशन पिछले साल के क्वार्टर से बेहतर ही होती हुई दिखाई दे रही है, और हमने ओवरऑल भी एनालिसिस किया कि इस कंपनी के अंदर जो है वो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी काफ़ी हद तक मुस्बित रुझान आया है। अब इसके कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करते हैं कि रेवेन्यूज़ अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जिस तरीके से हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दी है कि जो इसका फर्स्ट क्वार्टर देख लें कि फर्स्ट क्वार्टर 2021 का देखें तो 13.1 बिलियन के करीब इसका रिपोर्ट हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी पीरियड के अंदर 11.08 बिलियन के करीब इसका रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट क्वार्टर का कंट्रीब्यूशन। अर्निंग पर शेयर के हवाले से हम बात कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इसकी तकरीबन 4.78 के करीब रही है, जबकि गुज़िश्ता साल 2.26 पर शेयर के हिसाब से लॉस था इस कंपनी को। तो ये जो थी हमारे कुछ फंडामेंटल एनालिसिस थे इस कंपनी के हवाले से हमने बात की, चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आपको आसान लफ्ज़ों में इन चीज़ों को समझ में आए। हर वो इन्वेस्टर जो जुबली इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है या इन्वेस्टर है, उसके सामने एक इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सामने आ गई है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करें तो ये जो ग्राफ हमारे सामने है इस वक्त, इस ग्राफ के अंदर हमारे को एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो नीचे की तरफ ग्राफ आ तो रहा है मगर एक स्टेबिलिटी के साथ मूव कर रहा है, और जो नीचे इस वक्त वॉल्यूमेट्रिकली लाइंस हैं इसके अंदर जो हार्ट बीट की तरह लाइंस बन रही हैं, इन लाइंस के अंदर ये पता चल रहा है कि इस वक्त जो इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिकली काफ़ी चीज़ें जनरेट हो रही हैं, यानी वॉल्यूमेट्रिकली इसमें काफ़ी शिफ्ट आ रहा है। यानी ये कंपनी के अंदर जो पैनिक सेलिंग आ रही है या पैनिक बाइंग आ रही है वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेके आ रही है, मगर इस कंपनी की परफॉर्मेंस को देखें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से ये जो आउटलुक है, यानी ग्राफ अगर डिक्लाइन कर भी रहा है इसका, तो ये डिक्लाइन करने की वजह से ये एक स्टेबल स्टीप पाथ की तरफ आगे मूव कर रहा है, जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी के अंदर जो सिनेरियो है या आउटलुक है वो किसी भी वक्त यहाँ से थोड़ा सा शायद नीचे जाए और यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ मूव कर जाए। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि इसका जो 52 वीक्स का हाई और लो है वो तकरीबन 300 का लो है, 300 रुपीज़ पर शेयर का लो है, और 530 रुपीज़ पर शेयर का जो है वो हाई इसने अप्रोच किया है। तो ये एक पूरा बेंचमार्क है जिसके अंदर ये कंपनी ने 52 वीक्स यानी साल के अंदर जो हाईएस्ट रेट अप्रोच किया है वो 530 का रेट अप्रोच किया है, और जो लोएस्ट रेट अप्रोच किया है वो तकरीबन 300 का अप्रोच किया है। राइट नाउ ये अराउंड 325 के करीब ट्रेड हो रही है ये कंपनी, यानी लोएस्ट के करीब ट्रेड हो रही है, जबकि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो इस बारे में बता रहे हैं कि ये कंपनी के अंदर अभी भी पोटेंशियल मौजूद है। और प्राइस अर्निंग रेशो के तहत भी जो हमने देखा कि वहाँ पे भी अभी जो गुज़िश्ता साल 16 के पीई के ऊपर कंपनी चल रही थी वो अभी रवा साल तकरीबन 12 के पीई के ऊपर अभी चल रही है। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसको अगर हम सम अप करते हैं तो इस कंपनी के अंदर जो एक पोटेंशियली जो है वो जगह बन सकती है बाइंग के लिए। और इसके ऊपर जो अगर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर
एनालिसिस के तहत इसके अंदर कुछ कैपेसिटी मौजूद है अर्निंग पर शेयर के हवाले से भी। तो ये तमाम तर सिचुएशन है, मगर इसके अंदर जो एक अगर हम मैकडी या वीकली के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे इस वक्त जो सेंटीमेंट मार्केट के अंदर चल रहा है उसके तहत इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है वो इंडिकेशन आ रही है। यानी अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो जिस तरीके से ये स्टीप डाउन कर रहा है ग्राफ, तो वहाँ पे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो सेलिंग प्रेशर भी बता रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग भी आ सकती है। तो ये तमाम तर सिचुएशन है जिसकी वजह से इसमें जो मिला जुला रुझान है, ये एक प्रोग्रामिंग अवेयरनेस सेशन के हवाले से हम आपको दे रहे हैं जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल एनालिसिस को और इस कंपनी के आउटलुक्स के ऊपर बात करें कि फ्यूचर फोकस इस कंपनी का क्या होगा। तो उसके तहत जब भी आप इसको ट्रेडिंग करें तो इन तमाम तर चीज़ों को जहन में रखते हुए इंडिपेंडेंट डिसीजंस लें, किसी के भी जो वो इसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए कि आपके कोई इसके किसी या इन्फ्लुएंस की वजह से आप कोई फैसला कर रहे हो या हमारा प्रोग्राम देखने की वजह से आप ये कह रहे हो कि हमने कोई इसमें रिकमेंडेशन की है कि बाइंग और सेलिंग की। हमने सिर्फ एक इंडिकेशन का मवाजना किया है, हो सकता है कि शायद आपका मवाजना या आपका एनालिसिस इससे डिफरेंट हो। तो ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर जब भी आप इस पर फैसला करें, इन चीज़ों को एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद इसके ऊपर अपनी डिसीजन लें कि आपने क्या इसको कैसे होल्ड करना है, किस तरीके से बाइंग करनी है और कितने पीरियड के लिए इसको अपने पास मलकियत में रखना है। तो बहरहाल ये प्रोग्राम एक कोशिश थी कि आपको अवेयर किया जाए, चीज़ों में नॉलेजेबल किया जाए, ताकि आप जो है वो कल को इसके ऊपर ना आए कि कोई किसी की गलत फैसले की वजह से आपने अपनी सरमायाकारी को लूज़ कर दिया। तो ये तो थी कुछ इस कंपनी के हवाले से बातचीत है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के डायरेक्ट लिंक से मार्केट के हवाले से। आज हम बात करते हैं इसके जो मार्केट के हवाले से डेटा, यानी इस कंपनी का डायरेक्ट लिंक जो है मार्केट के अंदर। इस कंपनी की जिस तरीके से हमने बात की थी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी है कंपनी ने, यानी जुबली इंश्योरेंस ने अपना कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगाया हुआ है। तो इंश्योरेंस की बहुत सी कंपनीज या इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो अपने एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उन्होंने जनरेट की हुई होती है अपने कंपनी की। तो अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करते हैं, 17 अगस्त 2021 तक की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली सीमेंट सेक्टर की जो बाइंग थी वो तकरीबन 14 करोड़ के करीब इस सीमेंट सेक्टर ने बाय की थी, या लगभग हम देख लें तो 14 से 15 करोड़ की नेट बाइंग हुई थी और तकरीबन 31 इसके और लगभग इसके अंदर 23 करोड़ रुपए की जो है इसके अंदर सेलिंग हुई थी। यानी मजमूई तौर पे 14 से 15 करोड़ रुपए की बाइंग जब इस सेक्टर ने की और तकरीबन 23 करोड़ रुपए के करीब सेलिंग की, तो ये जो मार्केट के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते सेलिंग प्रेशर दिखा था उसमें एक कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस सेक्टर की सेलिंग का भी था। तो ये एक मार्केट के सेंटीमेंट्स है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर आया था। यकीनन एक बड़े लेवल की इंश्योरेंस सेक्टर ने सेलिंग की है, तो अब जो एक प्रॉफिट रियलाइज किया होगा उस कंपनी ने, या जो भी लॉस रियलाइज किया हो या प्रॉफिट रियलाइज किया हो, वो एक चीज़ समअप हुई है। आने वाले वक्तों के अंदर जैसे ही मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट डेवलप होगा अच्छा, तो यहाँ पे बाइंग भी कंपनीज करेंगी इंश्योरेंस की। तो ये एक पूरा आउटलुक था कि जो गुज़िश्ता हफ्ते के हवाले से भी हमने बात की कि मार्केट के अंदर जो एक प्रेशर आया था उसमें एक कुछ कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस सेक्टर की सेलिंग का भी था, क्योंकि तकरीबन 23 करोड़ के करीब जो है माल जो है मार्केट में बेचा गया था इंश्योरेंस सेक्टर की जानिब से। तो ये एक पूरा एक एनालिसिस था जिसके ऊपर हमने कोशिश की कि फंडामेंटल्स के ऊपर बात की जाए, टेक्निकल्स के ऊपर बात की जाए, फिर एक ओवरऑल सिनेरियो लिया जाए। इन तमाम तर चीज़ों को अपने कोशिश कीजिए कि जब भी इन्वेस्टमेंट की जाए इन्हीं पैरामीटर्स को देखते हुए फैसला किया जाए। फिर मार्केट सेंटीमेंट्स को देखा जाए कि ये तो वो एक इंडिकेटर्स है जो कंपनी की बेसिस के ऊपर मार्केट के हिसाब से हम देख रहे हैं। मगर फॉर एनी रीज़न लेट सपोज कि कोविड जैसे इंपैक्ट्स आते हैं या लॉकडाउन जैसे इंपैक्ट्स आते हैं, तो उसके अंदर भी उस एनालिसिस को भी शामिल करें और सेंटीमेंट्स को देखें कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, तब आप फैसला करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए एक नॉलेज को इजाफा करने में अपने किरदार अदा करेगा और आपको सही वक्त पे सही फैसला करने में कुछ कोशिश ये करेगा ये प्रोग्राम के आपको एक वक्त पे प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए एक कारगर साबित होंगी। आने वाले प्रोग्राम्स में हम मज़ीद स्क्रिप्ट्स, मज़ीद शेयर्स के ऊपर बात करेंगे, मज़ीद जो टॉपिक्स के अंदर इंडक्ट करेंगे, जो आपसे रिलेटेड चीज़ें होंगी उसके ऊपर बात करेंगे। तो जब तक के लिए अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।